सो हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ द लेक्चर 4 ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। इसके पहले हम लोगों ने 3 वीडियोस कर लिए हैं और लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी एवरेज मॉलिक्यूलर मास के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेटिव डेंसिटी के बारे में, सॉलिड और लिक्विड और गैस के लिए क्या होती है। उसके बाद हम लोग अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे स्टोइकियोमेट्री, जिसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, टाइप्स डिस्कस करेंगे, कितने टाइप्स हम लोग स्टोइकियोमेट्री वाले क्वेश्चंस कैलकुलेट या सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग बात करें डेंसिटी के बारे में, तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने लास्ट में बताया था डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम या फिर मास अपॉन वॉल्यूम। उसकी यूनिट क्या होती है? ग्राम पर ml या फिर ग्राम पर लीटर, ये इसकी यूनिट रहती है। अब अगर डेंसिटी में एक टर्म और आता है, रिलेटिव डेंसिटी। क्या आता है? रिलेटिव डेंसिटी। मोल कॉन्सेप्ट में इसके बारे में डिस्कस करते हैं, रिलेटिव डेंसिटी के बारे में। रिलेटिव डेंसिटी जो होता है, इट इज द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ प्योर सब्सटेंस, सॉरी डेंसिटी ऑफ रेफरेंस सब्सटेंस। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ रेफरेंस सब्सटेंस। और अगर हम लोग रिलेटिव डेंसिटी की बात करें इन टर्म्स ऑफ सॉलिड्स और लिक्विड, इसके टर्म्स में अगर हम लोग बात करें रिलेटिव डेंसिटी की इन टर्म्स ऑफ सॉलिड्स और लिक्विड, सॉलिड्स और लिक्विड्स के टर्म में अगर हम लोग बात करें, तो रिलेटिव डेंसिटी किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं? अगर हम लोग सॉलिड और लिक्विड के रेस्पेक्ट में बात करें तो हम लोग रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं, वो निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग देख लेते हैं सॉलिड और लिक्विड के टर्म्स में डेंसिटी का रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर हम लोग बात करें डेंसिटी के फॉर्मूले की, relative density of solids and liquid is equals to density of solid या liquid upon density of water यानी H2O एट 4 डिग्री सेल्सियस। अगर हम लोग बात करें डेंसिटी वाटर की कितनी होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी वाटर की कितनी होगी? डेंसिटी जो होती है वाटर की 4 डिग्री सेल्सियस 1 ग्राम पर ml। कितनी होती है? 1 ग्राम पर ml। लिख लेते हैं कि डेंसिटी ऑफ H2O एट 4 डिग्री सेल्सियस इज 1 ग्राम पर ml। तो इसको एज अ नोट लिख लीजिए, इसको एज अ नोट कर लीजिए कि जो हम लोग की डेंसिटी होती है वाटर के 4 डिग्री सेल्सियस वो होती है 1 ग्राम पर ml। और उससे हम लोग डिटरमाइन करते हैं रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड। अब दोनों का, अब जैसे कि हमने बताया कि जो डेंसिटी की यूनिट होती है वो ग्राम पर ml होती है, तो ऊपर भी ग्राम पर ml आ जाएगा और नीचे भी ग्राम पर ml आ जाएगा। दोनों डेंसिटीज हैं तो दोनों कैंसिल हो जाएंगी। तो इससे जो हम लोग को बात पता चलती है कि जो रिलेटिव डेंसिटी होती है वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। क्या है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। और अगर हम लोग बात करें स्पेसिफिक ग्रेविटी की, स्पेसिफिक ग्रेविटी रिलेटिव डेंसिटी को ही कहते हैं, तो इसको हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कह सकते हैं। मान लो किसी क्वेश्चन में कह दिया जाए कि किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस की जो रिलेटिव स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 1.2 दे दी जाए, तो उसका मतलब क्या है कि उस सब्सटेंस की जो डेंसिटी है दैट इज 1.2। समझ में आया?
सो ये हम लोग रिलेटिव डेंसिटी को स्पेसिफिक ग्रेविटी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चंस में आपको दे सकते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इतनी है इस सब्सटेंस की, तो उसका मतलब होगा कि आपकी डेंसिटी आपको जो लेनी है वो लेनी है 1.2 या फिर जो भी क्वेश्चन में दे रखी हो। तो ये हम लोगों ने बात कर ली रिलेटिव डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ गैसेस। आइए डिस्कस करते हैं। बात करें रिलेटिव डेंसिटी अब गैस के टर्म्स में, गैसेस के टर्म्स में, तो गैसेस के टर्म्स में रिलेटिव डेंसिटी की अगर हम लोग बात करें, रिलेटिव डेंसिटी की बात करें तो उसको हम लोग वेपर डेंसिटी भी कहते हैं इन टर्म्स ऑफ गैसेस। और अगर हम लोग फॉर्मूले की बात करें रिलेटिव डेंसिटी की, तो वो हो जाएगा डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ H2। H2 मतलब हाइड्रोजन गैस। तो ये जैसे कि हम लोगों ने बात करी कि रिलेटिव डेंसिटी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, क्योंकि ऊपर भी ग्राम पर ml है, नीचे भी ग्राम पर ml है, तो वो कैंसिल हो जाएगा और जिससे कि हम लोग को डायमेंशनलेस क्वांटिटी मिल जाएगी। अगर हम लोग फॉर्मूले की बात करें वेपर डेंसिटी के या सॉरी डेंसिटी के फॉर्मूले की अगर हम लोग बात करें, तो हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कैलकुलेट करी थी डेंसिटी का फॉर्मूला, वो निकला था इन टर्म्स ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म्स में। अगर हम लोग बात करें तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है PM अपॉन RT। क्या हो जाएगा? PM अपॉन RT। अब अगर हम लोग आगे बात करें वेपर डेंसिटी क्या होगी, हाँ, अब इसमें एक चीज और ध्यान रखने वाली है कि ये जो आपकी कंडीशन है ये कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे होगी, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे होगी, ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम लोग इसमें और अगर फर्दर आगे बात करें तो इसमें हम लोग वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अगर हम लोग वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला निकालने की बात करें तो डेंसिटी ऑफ गैस इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम निकालें प्रेशर अपॉन मास ऑफ गैस अपॉन RT डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ H2। प्रेशर वो रहेगा H2 का मोलर मास की अगर हम लोग बात करें तो वो हो जाएगा 2 और RT सेम रहेगा। तो ये RT से RT कैंसिल, प्रेशर से प्रेशर कैंसिल। तो जो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला आएगा गैसेस के लिए वो आएगा मास ऑफ गैस अपॉन 2। ये आ जाएगा फॉर्मूला फॉर वेपर डेंसिटी। अब अगर इसमें हम लोग और फर्दर डिस्कस करें प्योर गैस के बारे में या फिर मिक्सचर के बारे में, तो हम लोग क्या फॉर्मूला आएगा डेंसिटी और वेपर डेंसिटी का। अगर हम लोग डिस्कस करें प्योर गैस के रिस्पेक्ट में तो डेंसिटी का फॉर्मूला तो भाई सिमिलर सा रहेगा, डेंसिटी प्रेशर मास ऑफ गैस अपॉन RT। लेकिन जो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा वो जाएगा मास ऑफ गैस बाय 2। वहीं अगर हम लोग एक मिक्सचर के बारे में बात करें, गैसियस मिक्सचर, गैसेस के मिक्सचर के बारे में बात करें, तब क्या रहेगा फॉर्मूला। अगर हम लोग गैसियस मिक्सचर के बारे में या फिर मिक्सचर ऑफ गैसेस के ऊपर डिस्कस करें तो हम लोग का जो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला रहेगा तब वहाँ पे चेंजमेंट क्या आ जाएगा, सॉरी पहले डेंसिटी की रिस्पेक्ट में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तब वहाँ पे जो फॉर्मूला आ जाएगा डेंसिटी का वो हो जाएगा प्रेशर इनटू मास ऑफ गैस था, लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना है एवरेज मास, एवरेज मॉलिक्यूलर मास, एवरेज मास लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है मिक्सचर है। तो जब दो गैसेस का मिक्सचर हो जाएगा तो वहां पे हम लोग एवरेज मास लेंगे, उसके बाद नीचे RT सेम। सिमिलरली वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला भी हो जाएगा एवरेज मास ऑफ गैस बाय 2।
ठीक है। तो ये दो सिंपल से हम लोगों ने केसेस डिस्कस करे। एक हमने डिस्कस करा प्योर गैस के बारे में और दूसरा हम लोग डिस्कस किया मिक्सचर ऑफ गैसेस के बारे में। अब हम लोग इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसके ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। क्वेश्चन इज if a gas mixture contains NO2 and N2O4 gas, NO2 gas and N2O4 gas, then with vapor density कितनी दे रखी है 27.2, तो हम लोग को कैलकुलेट करना है मोल परसेंटेज ऑफ द गैस। किस गैस का? NO2 का। तो एक बार ये क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई करिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका सल्यूशन क्या होगा। बस जरूर से आप अपने आप ट्राई करिए। आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई किया होगा। सो लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है? इफ अ गैस मिक्सचर कंटेन्स NO2 एंड N2O4 गैस, दो गैसेज हैं हम लोग के पास, यानी मिक्सचर ऑफ गैसेज है NO2 और N2O4 गैस, जिसमें वेपर डेंसिटी हम लोग को दे रखी है 27.2। तो हम लोग को मोल परसेंटेज कैलकुलेट करना है NO2 का। तो अभी हम लोगों ने दूसरा केस जो डिस्कस किया वो मिक्सचर ऑफ गैसेज के ऊपर ही डिस्कस किया। तो उसके अकॉर्डिंग जो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला था क्या था? वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस बाय 2। तो वेपर डेंसिटी हम लोग को पता है, यहां से हम लोग को एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। वेपर डेंसिटी कितनी है? 27.2 इंटू 2। तो यहां से हम लोग का एवरेज मॉलिक्यूलर मास कितना निकल जाएगा? 54.4 ग्राम। दिस विल बी अवर एवरेज मॉलिक्यूलर या फिर मोलर मास, और इसका फॉर्मूला होता है ग्राम पर मोल। मोलर मास का क्या फॉर्मूला होता है? ग्राम पर मोल। अब अगर हम लोग आगे डिस्कस करें तो इसमें बोला है कि कैलकुलेट द मोल परसेंटेज ऑफ NO2। अब हम लोग को NO2 का मोल परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा? उसके लिए हम लोगों को निकालना पड़ेगा इसका एवरेज मॉलिक्यूलर मास। उससे पहले अगर हम लोग डिस्कस करें NO2 और N2O4 की मॉलिक्यूलर मास के बारे में और इसकी मोल परसेंटेज के बारे में, तो देख लेते हैं। NO2 और N2O4, तो अगर हम लोग मान लें कि NO2 का जो मोल परसेंटेज है वो X% है, तो हम लोग N2O4 को मान लेंगे 100 माइनस X%। और इन दोनों के मोलर मासेस कितने आ जाएंगे? अब NO2 का अगर हम लोग निकालें तो 14 + 2 2 16 32 6 46 ग्राम इसका आ जाएगा। और N2O4 का डिस्कस करें तो जस्ट इसका डबल हो जाएगा, तो इसका डबल कितना होगा? 92 ग्राम। तो ये हम लोगों को मिल गई मोल परसेंटेज और एटॉमिक मासेस इसके। तो इससे हम लोग इसका एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे, जो कि आएगा x इंटू 46x प्लस 100 माइनस x इंटू 92 अपॉन x1 प्लस x2 मतलब 100। तो इससे m एवरेज कितना निकल जाएगा इसका? m एवरेज तो हम लोगों ने निकाल लिया था। m एवरेज हम लोगों ने निकाल लिया 54.4। तो इससे हम लोग को x की वैल्यू पता चल जाएगी। x की वैल्यू मतलब मोल परसेंटेज। अब अगर हम लोग को x की वैल्यू पता चल गई तो वही हम लोग को कैलकुलेट करनी थी, मोल परसेंटेज ऑफ NO2। और x% किसका है माना है हम लोगों ने? NO2 का जो मोल परसेंटेज है हम लोगों ने x% माना है। तो यहाँ से x की वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो हम लोगों को मोल परसेंटेज ऑफ NO2 पता चल जाएगा।
तो इसको आप लोग सॉल्व करिए और जो भी आंसर आए उसको कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नया टॉपिक जो कि है स्टोइकियोमेट्री। इसके बारे में डिस्कस करेंगे स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री, तो स्टोइकियोमेट्री क्या होता है? किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो चेंजेस आते हैं प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स के मोल्स में, मास में या फिर वॉल्यूम में, मतलब हम लोग स्टोइकियोमेट्री से क्या करते हैं? स्टोइकियोमेट्री इज यूज्ड टू कैलकुलेट द प्रॉब्लम्स ऑन केमिकल रिएक्शंस में प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के क्या मोल्स या फिर मासेस या फिर वॉल्यूम्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो उसके बारे में हम लोग स्टोइकियोमेट्री में डिस्कस करते हैं। ओके, तो मान लेते हैं हम लोग एक रिएक्शन ले लेते हैं, दिस इज एक सिंपल सी रिएक्शन ले लेते हैं एकदम नॉर्मल। ये हम लोगों ने एक सिंपल सी रिएक्शन ले ली, ठीक है। तो अब इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा? इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग जितना तुम्हारे नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट साइड पे हैं उतने रिएक्टेंट साइड पे होने चाहिए। चलिए इसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। अगर हम लोग बात करें ए के बारे में, तो मान लो ए के पास कितने मोल्स हैं? ए नंबर ऑफ मोल्स हैं। ए नंबर ऑफ मोल किसके रिएक्ट कर रहे हैं? ए के। या हम लोग बोल सकते हैं ए नंबर ऑफ मोल रिएक्ट कर रहे हैं या फिर ए नंबर ऑफ मोल्स खर्च हो रहे हैं प्रोडक्ट फॉर्मेशन में। तो अगर ए के ए नंबर ऑफ मोल्स हैं तो बी के भी बी मोल्स खर्च होंगे, ठीक है। तो अगर अब ये मोल्स खर्च हो रहे हैं तो इसके आगे हम लोग नेगेटिव साइन लगा लेते हैं, माइनस का साइन लगा लेते हैं। इससे हम लोग को पता चलेगा कि ये खर्च हो रहे हैं या फिर यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे कुछ बनेगा, इसके बनेंगे सी मोल्स, तो हम लोगों ने पॉजिटिव सिंबल लगा दिया प्लस का। इसके बनेंगे डी नंबर ऑफ मोल्स। जैसे हम लोगों ने बात करा ना, होता है कि नंबर ऑफ कितना चेंज आया नंबर ऑफ मोल्स में या फिर मास में या फिर वॉल्यूम में केमिकल रिएक्शन की। ओके, तो इसका ए मोल गया, इसका बी मोल गया, लेकिन इसका सी मोल बना, उसका डी मोल बना। ओके, अब सिमिलरली जैसे हम लोग मोल्स के फॉर्मूले से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी फाइंड कर सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स एवोगाड्रो, तो मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूल। जितने नंबर ऑफ मोल्स बन रहे हैं, जितने नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं, उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होंगे। ए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होंगे, उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनेंगे भी। ठीक, बात हो गई मॉलिक्यूल्स की। अब अगर हम लोग लिख दें यहाँ पे, क्या लिखें? मान लो लिख दें कि ए ग्राम जो ए ग्राम था तुम्हारा वो उतना यूज हुआ, ये हुआ बी ग्राम यूज, ये हुआ सी ग्राम यूज, या फिर ये हुआ डी ग्राम यूज, तो ये गलत है। इसमें हम लोग ग्राम में नहीं देखेंगे, इसमें हम लोग सिर्फ मोल्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में ही बात करेंगे, या फिर वॉल्यूम के बारे में। वो भी वॉल्यूम कब? जब गैसेस के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करें। किसके रिस्पेक्ट में बात करें? गैसेस के रिस्पेक्ट में। अभी हम लोग ये सॉलिड्स और लिक्विड्स के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। किसके? सॉलिड्स और लिक्विड्स के रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने ये बात करी, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि गैसेस के रिस्पेक्ट में ये कैसे चेंजेस आते हैं, चेंज होता है। किसके रिस्पेक्ट में? गैसेस के रिस्पेक्ट में चेंज कैसे होता है।
लो लेट्स टॉक अबाउट गैसेस। सेम रिएक्शन बनी रहने देते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं गैसेस के बारे में। अब गैसेस में हम लोग जब हम लोग गैसेस की बात करते हैं तो हम लोग मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन से। कैसे कैलकुलेट करते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन से। तो इफ यू टॉक अबाउट गैसेस, तो गैसेस में चेंजेस क्या आएंगे? गैसेस के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स में चेंज आ जाएगा। मान लो ए का ए वॉल्यूम लग रहा है, बी का बी वॉल्यूम लग रहा है, तो इधर सी वॉल्यूम बन रहा है या और इधर डी वॉल्यूम बन रहा है। ठीक है, बात समझ में आई? अब जो फॉर्मूला हम लोग इसमें यूज करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन वाला, N इज इक्वल्स टू PV/RT, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं? वॉल्यूम के। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ मोल्स कम हुए उतना वॉल्यूम कम हुआ, या जितने नंबर ऑफ मोल्स बी के कम हुए उतना नंबर ऑफ मोल्स बी के कम हुए, क्योंकि फॉर्मूले से डायरेक्टली पता चल रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन या फिर ऑफ द एटम या जो भी तुम्हारा एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये वाला जो केस है वॉल्यूम वाला, ये हमेशा वैलिड रहेगा गैसेस पे, ऑलवेज वैलिड फॉर गैसेस। और इसके थ्रू आउट जो प्रेशर और टेम्परेचर है वो आपका कांस्टेंट रहेगा। कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक, तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि स्टोइकियोमेट्री कैसे चेंज ऑफ मोल्स मासेस या वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करती है, अलग अलग केसेस के लिए, सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए और गैसेस के लिए। अब हम लोग इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं टाइप 1 पढ़ने के बाद। टाइप 1 मतलब टाइप 1 एक तरीका है कि स्टोइकियोमेट्री के हम लोग क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो लेट्स डिस्कस टाइप 1, या फिर टाइप 1 डिस्कस करने से पहले हम लोग एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। एग्जांपल हम लोग किसका लेंगे? N2 प्लस 3H2 गिव्स कितना? 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, बहुत ही फेमस इक्वेशन है, आप लोगों ने जरूर से पढ़ी होगी। और ये सारी गैसेस हैं, तो ये गैसेस पर ही अप्लाइड है। तो इसमें हम लोग वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं। मतलब क्या हुआ? अगर इसका 1 मोल है, इसका 3 मोल है, इसका 1 मोल खर्चा हो रहा है, इसका 3 मोल खर्चा हो रहा है, तो यहाँ पे कितना? 2 मोल ऑफ अमोनिया बन रहा है। सिमिलरली इसका मतलब 1 मॉलिक्यूल खर्चा हो रहा है नाइट्रोजन का, तो 3 मोल हाइड्रोजन का खर्चा हो रहा है, 3 मॉलिक्यूल, तो बन कितना रहा है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। और अगर हम लोग वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बात करें तो 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन ले लिया, 3 लीटर हाइड्रोजन ले लिया, तो उससे बना कितना? 2 लीटर ऑफ अमोनिया। ये गैसेस के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। और इसमें थ्रू आउट नीचे वाले केस में प्रेशर और टेम्परेचर हमारा क्या रहता है? कांस्टेंट। इसमें हम लोग मास के रिस्पेक्ट में बात नहीं कर सकते। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें एक और एग्जांपल की, CaCO3, मान लो ये डिकम्पोज हो रहा है CaO और CO2 में। ये किस में डिकम्पोज हो रहा है? CaCO3 डिकम्पोज हो रहा है CaO और CO2 में। तो क्या होगा? तो नंबर ऑफ मोल्स तो सेम है। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? सबके सेम है, नंबर ऑफ मोल्स सेम है। अगर हम लोग बात करें इसके मोलर मास के बारे में, तो इसका 100 है, CaO का कितना होगा? 40 + 16 कितना होता है? 56 इसका होगा 56 ग्राम और इसका होगा 44 ग्राम। सो इससे हम लोग को क्या पता चलता है
कि जो मास है थ्रू आउट द इक्वेशन वो है कंजर्व्ड, जितना मास हमारा रिएक्टेंट का था उतना ही मास हम लोग को प्रोडक्ट का भी मिल रहा है। मतलब कि द टोटल मास ऑन द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द टोटल मास ऑन द प्रोडक्ट साइड। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन जो हम लोग का मास होता है या नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब बदलते नहीं हैं, वो सेम रहते हैं। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप 1 स्टोइकियोमेट्री का। सो ओके अब हम लोग को बात करनी थी स्टोइकियोमेट्रिक टाइप 1 के बारे में, स्टोइकियोमेट्री के टाइप 1 के बारे में। टाइप 1 के बारे में अगर हम लोग बात करें तो मान लेते हैं हम लोग की इक्वेशन है मान लेते हैं ये हम लोग की इक्वेशन है, ठीक है। ए मोल्स हैं, बी मोल्स हैं, तो वो बना रहे हैं सी प्रोडक्ट सी बना रहे हैं और डी प्रोडक्ट बना रहे हैं। मतलब कुछ भी प्रोडक्ट बनना है तो जो भी चेंज इन प्रोडक्ट होता है, चेंज इन प्रोडक्ट इज रिपोर्टेड। जो भी प्रोडक्ट चेंज हो रहा है या जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो रिपोर्ट किया जाता है, मतलब नोटिस किया जाता है। अब अगर हम लोग बात करें टाइप 1 क्या कहता है हम लोगों से, टाइप 1 क्या कहता है हम लोगों से, तो अगर हम लोग मान लें कि ए के एक्स मोल्स बन रहे हैं या फिर ए के एक्स मोल्स कम हो रहे हैं, ए के एक्स मोल्स कम हो रहे हैं। अब इसमें क्या रहता है, इसमें हम लोग सिर्फ सिंगल एक प्रोडक्ट या फिर एक रिएक्टेंट का मोल पता रहता है हम लोगों को, सिर्फ एक प्रोडक्ट या एक रिएक्टेंट का मोल पता रहता है। इसीलिए हम लोग जो हर चेंज होता है प्रोडक्ट या फिर किसी भी रिएक्टेंट का वो हम लोग नोट करते हैं। तो मान लिया एक्स मोल्स कम हो रहे हैं तो इसके रिस्पेक्ट में हम लोगों को बाकी प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के मोल्स कैसे रिकॉग्नाइज करने हैं वो हम लोग जानते हैं। तो अब अगर हम लोग इसके रिस्पेक्ट में डी के मोल्स देखें तो वो कितने होंगे, वो हो जाएगा डी अपॉन ए इंटू एक्स। और ये वाले मोल्स क्या कर रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं, मतलब बन रहे हैं, तो ये पॉजिटिव में रहेगा। अगर हम लोग बात करें सी के बारे में तो ये हो जाएगा सी अपॉन ए इंटू एक्स। वहीं अगर हम लोग बी की बात करें तो ये कम हो रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये रिएक्टेंट है तो ये कम हो रहा होगा। अब हम लोगों ने बात कर लिया कि हम लोग के मोल्स कैसे फॉर्म होंगे, हम लोगों ने बात कर लिया। अब हम लोगों के मोल्स एक एग्जांपल के थ्रू कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे बन रहे हैं कैसे घट रहे हैं। मान लो हम लोगों ने एग्जांपल ले लिया हम लोगों ने N2 + 3H2 2NH3। तो इसमें हम लोगों ने मान लिया कि जो मास या फिर मोल्स हैं किसके, हाइड्रोजन के, ये तीनों गैसेस हैं। तो 2 मोल्स हाइड्रोजन के रिएक्ट करते हैं, कितने, 2 मोल्स रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके रेस्पेक्ट में हम लोग को अब इन दोनों के मोल्स पता करने होंगे। तो अगर इसके 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं तो NH3 के कितने मोल्स होंगे, तो जो NH3 के मोल्स होंगे इट विल बी 2/3 इंटू 2, क्योंकि इसके 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, इसके 4/3 मोल्स फॉर्म होंगे। और वहीं अगर हम लोग बात करें N2 की तो इसके 2/3 मोल्स फॉर्म होंगे, सॉरी इसके 2/3 मोल्स जो होंगे वो डिडक्ट होंगे या फिर रिड्यूस होंगे या फिर कम होंगे। ओके, सो अब हम लोग इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप 2 के बारे में, और क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, उससे हम लोग को टाइप 1 और अच्छे से क्लियर होगा। सो देख लेते हैं क्या ये क्वेश्चंस हैं।
तो अगर हम लोग पहले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन इज सो दिस इज आवर क्वेश्चन, ये हम लोग का क्वेश्चन है। अब इसमें हम लोग को क्या पता करना है कि बोल रखा है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ C2H4 विथ 2 मोल्स ऑफ O2 गैस। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं किसका कंबशन हो रहा है। कंबशन हो रहा है C2H4 का, कंबशन ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ C2H4। तो उसमें हम लोग को जो वॉल्यूम है कार्बन डाइऑक्साइड की वो कैलकुलेट करनी है। अब कंबशन किसके प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे C2H4 प्लस ऑक्सीजन गिव्स। तो इसमें हम लोग को ये रिएक्शन हम लोग को क्या देती है? ये रिएक्शन हम लोग को देगी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, CO2 और वाटर। इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग को ये इंश्योर करना है कि ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। तो देख लेते हैं, 2 कार्बन, तो इधर 2 कार्बन कर देंगे, तो 4 ऑक्सीजन 5 ऑक्सीजन 3, और हाइड्रोजन भी हम लोग को 4 करने हैं। हाँ, तो नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। अब ये रिएक्शन क्या है? बैलेंस्ड है। अब इसमें हम लोग को क्या करना है? कैलकुलेट करना है कार्बन डाइऑक्साइड की वॉल्यूम, और जो कि रिएक्ट कर रही है एक्सेस अमाउंट ऑफ C2H4, जिसमें कि ऑक्सीजन की मोल्स हम लोग को दे रखे हैं। किसके मोल्स हम लोग को पता है? ऑक्सीजन के मोल्स। तो 2 मोल्स किसके रिएक्ट कर रहे हैं? ऑक्सीजन के। 2 मोल्स। तो इसके रेस्पेक्ट में अब हम लोग बाकी के मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? बाकी के क्या, हम लोग को सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ही देखना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स अगर हम लोग कैलकुलेट करें इसके रेस्पेक्ट में, तो वो आएगा, तो आ जाएगा 4 मोल्स। कितने आ जाएंगे? 4 मोल्स। अब हमसे बोला है कि वॉल्यूम कैलकुलेट करो एनटीपी पर, एनटीपी। तो इसमें हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करेंगे, PV इज टू nRT का। ठीक है, तब इसमें हम लोग नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए हैं, सब कुछ सारे। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स हम लोग को पता चल गए हैं। क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? नहीं, अभी भी ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है। तो इसको वापस से सॉल्व करते हैं। इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं? 4 ऑक्सीजन इधर, 2 ऑक्सीजन ये, तो टोटल 6 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे हम लोग को 3 करना पड़ेगा। अब देखते हैं, अब अगर 2 मोल ऑक्सीजन के रिएक्ट कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा ये? तब अब ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड का अगर निकालना है तो कितना आएगा? ये आएगा 2/3 इंटू 2, मतलब 4/3 मोल्स। कितने मोल्स खर्च बन रहे हैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के? 4/3 मोल्स। और अब हम लोग को एनटीपी वाली कंडीशन पे, अब हम लोग को इसमें आइडियल गैस इक्वेशन लगाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग को पता है कि एनटीपी पर वॉल्यूम क्या होती है? 22.4। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर हम लोग बात करें एनटीपी पर वॉल्यूम की, तो वो हो जाती है 22.4 लीटर्स। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आ जाएगी सिंपली नंबर ऑफ मोल्स इनटू वॉल्यूम, 4/3 इंटू 22.4। तो जो भी वॉल्यूम आएगी दैट विल बी योर आंसर। तो इसका आंसर मैंने कैलकुलेट कर रखा है। इसका आंसर आएगा, आप लोग कैलकुलेट करिए, मैंने नहीं किया है। ओके, सो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
ओके, सो दिस इज अवर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि व्हेन C2H4 इज बर्न्ड इन एयर, क्या दे रखा है, when C2H4 is burnt in air then carbon dioxide and H2O are formed. So if by combustion of C2H4 2 moles of carbon dioxide are formed, then calculate the number of water droplets produced if water droplet contains this number of molecules. क्या बोल रखा है, आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बोल रखा है कि C2H4 जो हो रहा है एयर में बर्न हो रहा है, मतलब C2H4 प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2 प्लस H2O। ओके, क्या ये बैलेंस्ड है? नहीं, इसको बैलेंस करना पड़ेगा ना। नाउ इट इज बैलेंस्ड। अब हम लोग बात करते हैं, क्या दे रखा है इसमें, आर फॉर्म्ड इफ बाय कंबशन ऑफ C2H4 2 moles ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म्ड। किस बाय कंबशन कितने 2 moles बन रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, 2 moles बन रहे हैं। So then calculate the number of water droplets produced if each water droplet contains इतने number of molecules। तो कितनी water droplets बनेंगी अगर हर number of water droplets क्या कर रही हैं, इतने number of molecules कंटेन कर रही हैं। तो इसमें हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O फाइंड करने पड़ेंगे। तो वो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, अब हम लोग को पता है इसमें 2 moles कार्बन डाइऑक्साइड के बन रहे हैं, मतलब तो H2O के कितने मोल्स रहेंगे, तो H2O के जो मोल्स रहेंगे दैट विल बी 2 moles ऑफ H2O बनेंगे। कितने, 2 मोल H2O के बनेंगे। अब हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया H2O के, ठीक है, और हर वाटर ड्रॉपलेट बोल रखा है कि इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन करती है वाटर के। कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन करती है, 3.011 इंटू 10 टू द पावर 21 मोल्स कंटेन करती है। और हम लोग के पास 2 मोल्स ऑफ वाटर है, वाटर के कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स। तो अब हम लोग इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स, नंबर ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बहुत सिंपल सा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला मोल्स निकालने के हम लोगों ने 2 तरीके बताए थे ना। एक तरीका बताया था जिसमें हम लोग को अगर मास दे रखा हो तो मोल्स कैसे कैलकुलेट करने हैं, लेकिन अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या आयंस या एटम्स ये सब दे रखे हों तो सिंपली एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करने के बाद हम लोग मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम नंबर ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स की बात करें तो नंबर ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स की, अगर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स की पहले हम लोग बात कर रहे थे, कितने मॉलिक्यूल्स हैं टोटल। मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, तो मोल्स इंटू Na, 2 इंटू Na। अब Na की वैल्यू क्या है, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। तो हम लोग को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो मिल गए, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल गए। अब उसने बोला है कि हर कैलकुलेट नंबर ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स प्रोड्यूस्ड इफ ईच वाटर ड्रॉपलेट कंटेन्स इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब हर ड्रॉपलेट कितने, इतने मॉलिक्यूल्स कंटेन कर रही है, हर वाटर ड्रॉपलेट इतने वाटर मॉलिक्यूल्स कंटेन कर रही है। और नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हम लोग के पास कितने हैं, 2 Na। तो अब नंबर ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स हम लोग कैसे निकालेंगे, सिंपली इससे इसको डिवाइड कर देंगे। कैसे, नंबर ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स 2 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 3.011 इंटू 10 टू द पावर 21। तो ये सिंपली कट हो जाएगा 2 टाइम्स, दिस विल बी 10 टू द पावर 2, सो इट विल कम टू बी 400 वाटर ड्रॉपलेट्स। सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन। आई होप आपको सोल्यूशन समझ में आया हो कि कैसे हम लोगों ने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स निकाल दी वाटर मॉलिक्यूल की। सबसे पहले हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं वाटर के, जो हम लोगों ने अभी टाइप 1 में स्टोइकोमेट्रिक फॉर्मूला पढ़ा था कि कैसे हम लोग दूसरे
क्या कहते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मोल्स कैलकुलेट करते हैं। अगर हम लोग को किसी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मोल पता है तो सिंपली उसके कोफिशिएंट से उसको डिवाइड कर देते हैं और इनटू नंबर ऑफ मोल जितने हम लोग को प्रोड्यूस या फिर दे रखे होते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या रिएक्टेंट के, तो उससे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। अब उसके बाद नंबर ऑफ हम लोगों ने वाटर मॉलिक्यूल कैलकुलेट किए नंबर ऑफ पार्टिकल वाले फॉर्मूला से। उसके बाद नंबर ऑफ वाटर ड्रॉपलेट निकालने के लिए सिंपली हम लोगों ने 2 × 6.023 × 10⁻23 को डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ वाटर ड्रॉपलेट से, डिवाइड कर दिया 3.011 × 10⁻21 से, जिससे हम लोग को 400 वाटर ड्रॉपलेट्स मिल गई। सो दिस इज द टाइप 1। ये हम लोगों ने टाइप 1 के बारे में पढ़ा। अब इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग और कई टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, 3 और टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट, परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज प्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो और स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग तीनों स्टोइकियोमेट्री पूरी खत्म कर रहे होंगे और एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे होंगे। सो थैंक यू।